अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज का आज थर्ड सेशन है, जिसमें हम कवर करेंगे 11 to 15 लेक्चर्स। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और इनकी समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ और जो क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह की वीडियोज़ जब अपलोड हों तो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आपकी हेल्प हो सके। चलते हैं लेक्चर सीरीज़ की तरफ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। पीछे जो हम चीज़ पढ़ रहे थे वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक था। हम पढ़ रहे थे कि गूगल की चीज़ें हमने पढ़ी कि गूगल पे सर्च किस तरीके से करते हैं, क्या चीज़ें सर्च करनी है, क्या जल्दी सर्च हो सकती हैं, किस तरीके से ट्रिक्स हमने पढ़ी, और कुछ हमने ऐसी ट्रिक्स पढ़ी कि हमने जो चीज़ें सर्च नहीं करनी। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस चीज़ को कि कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है। तो मैं सबसे बेसिक चीज़ इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हम जब कंप्यूटर में कोई चीज़ सर्च करते हैं, जो कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे हो, हमने बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर किया है, कोई वीडियो स्टोर किया है, कोई ऑडियो स्टोर किया है, ठीक है, सेव की है, तो वो अपनी लैंग्वेज में हमने स्टोर किया है। ठीक है, आपने कोई टेक्स्ट सेव किया, आप उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर को जो ज़ुबान समझ में आती है वो सिर्फ दो लफ्ज़ों की ज़ुबान है, वो 0 और 1 की ज़ुबान है। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ दो ही लफ्ज़ समझ में आते हैं, वो है 0 और 1। यानी कंप्यूटर को हम जो भी लिख रहे होते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर अंदर ऐसे ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं जो हमारी लिखी हुई चीज़ को पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और फिर जाके वो कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कंप्यूटर की वही लैंग्वेज समझनी है और हमने ये देखना है कि किस तरह वो प्रोसेस होता है, किस तरह हमारा लिखा हुआ या हमारा वो जो सेव की हुई चीज़ है वो कंप्यूटर के अंदर जाके चेंज होती है, और किस तरह वो जो है वो उसकी जो है वो ज़ुबान में चेंज होती है। तो कंप्यूटर की जो ज़ुबान है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में जो चीज़ें स्टोर होती हैं उसका जो बेसिक यूनिट है वो है बिट। क्या है? बिट। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो बिट्स की सूरत में होती है, और बिट जो होता है वो या 0 होता है या 1, यानी कि एक जो भी लफ्ज़ है ना उसको हम बिट कहेंगे। बेसिक यूनिट है ये। ठीक है, दो ही बिट्स होंगी, या 0 होगा या 1 होगा, और जो बिट लफ्ज़ है ये शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स की। ठीक है, और इन बिट्स की मदद से हम टेक्स्ट भी, ऑडियो भी, वीडियो भी, इमेजेस भी, हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब हम बिट्स की जो है वो कुछ यूनिट्स यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक बिट हमने देख लिया कि उसके अंदर एक ही वैल्यू होती है, या 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, और 8 बिट्स से मिलके एक बाइट बनता है, यानी एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगी। फिर 1 किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट से बनता है, 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट से बनता है, एक जो है वो गीगाबाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट से बनता है, और 1 टेराबाइट 1024 जो है वो गीगाबाइट से बनता है। ये आपने जो है वो टेबल याद करना है अच्छे से। अब यहाँ पे ये जो MB और GB लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये अभी आपको याद आ रहा होगा कि हम नॉर्मली ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं कि मतलब हमारी इस जो है वो मेमोरी कार्ड की या हमारे फ़ोन की या किसी भी चीज़ की स्टोरेज इतनी MB है, इतनी GB है। ठीक है, तो ये वही जो है, यानी कि इससे इसका मतलब ये होता है कि हमारे मोबाइल के अंदर या हमारी किसी भी चीज़ के अंदर इतनी स्टोरेज है कि उसके अंदर इतनी बिट्स जो हैं वो स्टोर हो सकती हैं, इतनी बिट्स की कोई भी वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट जो है वो सेव हो सकता है। ठीक है, तो आगे अब हम देखें कि ये जो बिट्स होती हैं ये बाकायदा एक पैटर्न के साथ, एक तरतीब के साथ इस्तेमाल होती हैं, एवं ही नहीं स्टोर हो जाती। ठीक है, तो वो जो बिट पैटर्न बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? अगर आपके पास सिंपली दो बिट्स हैं, यानी एक 0 और एक 1, सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो उसके 4 पैटर्न बन सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे टेबल में बना के दिखाए हुए हैं कि या तो दोनों बार 0 लिख लो, या फिर 0 और 1 लिख लो, 1 और 0 लिख लो, या दोनों बार 1 लिख लो। यानी कि अगर एक एक बिट भी आपके पास है तो उसके कितने पैटर्न बन सकते हैं? पॉसिबल पैटर्न 4 पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने आगे कुछ पैटर्न्स बताए हुए हैं कि आपके पास 2 बिट्स हों तो 4 पैटर्न बनते हैं, 3 बिट्स हों तो 8 पैटर्न बनते हैं, 4 बिट्स हों तो 16 पैटर्न बनते हैं, 5 बिट्स हों तो 32 पैटर्न बनते हैं, 6 बिट्स हों तो 64 पैटर्न बनेंगे, 7 बिट्स हों तो 128 पैटर्न बन सकते हैं, और 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट हो तो 256 पैटर्न बन सकते हैं। यानी 256 तरीके से हम उसे 1 2 की उस जो तरतीब है उसको लिख सकते हैं, 0 1 को। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बनते हैं, और हर पैटर्न जो होता है वो एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, यानी ए के लिए, बी के लिए, क्योंकि हर वर्ड के लिए हमें वो चाहिए ना पैटर्न। हर वर्ड के लिए एक यूनिक पैटर्न होगा जो उस वर्ड को शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लफ्ज़ जो 65 है, 65 के लिए जो बिट पैटर्न है वो ये है 0 1, फिर आगे 5 टाइम्स 0 होगा, फिर आगे 1। ये जो बिट पैटर्न है ये किसका है? 65 का।
ठीक है। तो ये जो हम कन्वर्शन होती है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल यानी कि नॉर्मली जो हमारी गिनती है, ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज वो जो कंप्यूटर को समझ में आती है, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मली कन्वर्जन करनी हो कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें ये एक टेबल है, इसको याद करना पड़ेगा कि जैसे ये पावर्स होती है ना, कि मैंने कहा कि 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 पैटर्न बन सकते हैं। 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 8 पैटर्न बन सकते हैं। तो ये एक टेबल है, यानी इस टेबल को अगर आप लिख लें, ठीक है, इस टेबल को आपने लिख लिया है, तो इसके नीचे आप जो भी लफ्ज़ लिखना है, आपने कुछ भी लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 65 का बिट पैटर्न निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें 2⁶ किसके बराबर है, 64 के बराबर। 64 ये हो गया हमारे पास, और हमें टोटल क्या चाहिए, 65, और सबसे शुरू में हमारे पास क्या है, 1, यानी कि 64 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है, 65। जब भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस टेबल के नीचे जो जो लफ्ज़ हमारे यूज़ हो रहे होंगे उनके नीचे 1 लगा देंगे, बाकी जितने सारे खाने बचते हैं उनके बीच में हम 0 लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 के नीचे भी 1 लगाएंगे, और वो जो है वो 1 के नीचे भी 1 लगाएंगे, बाकी सब के नीचे 0 लगा देंगे। तो हमारा बिट पैटर्न क्या बनेगा, 0 1 0 0 0 0 0 1। तो ये हमारा 65 का बिट पैटर्न आ गया। ये नीचे आप आंसर देख सकते हैं, 0 1 फिर 5 टाइम्स 0 और फिर 1। इस तरीके से बिट पैटर्न बन जाता है आपका। इसी तरीके से अगर आपको 8 का बिट पैटर्न निकालना है तो 8 का बिट पैटर्न कैसे होगा कि 2⁻³ के नीचे आप क्या क्या लिखा हुआ है, 8, यानी कि 8 जी है, इसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी आसपास जितने भी खाने हैं उसके नीचे आप 0 लिख देंगे, और वो आपका बिट पैटर्न 8 का निकल आएगा। और नीचे आप आंसर देख सकते हैं, 4 टाइम्स 0 है, फिर 1 है, और फिर आगे 3 टाइम्स 0 है, और यही आपका बिट पैटर्न बन जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने से उसमें जितने भी आपके पास रिमाइंडर बचते हैं उनको अगर आप तरतीब से लिख लें तो वो भी आपका जो है वो बाइनरी डिजिट्स बन सकते हैं। उसको जो डिटेल से अगर समझना है तो आप मुझसे जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर रब्ता कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल में आपको वो दूसरा तरीका मैं समझा दूँगी। जहाँ पे अगर मैं वो तरीका समझाने लगूँगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा और पूरा फिर हमारा लेक्चर कवर करते हुए वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे स्टूडेंट बोर भी हो सकते हैं। लेकिन ये तरीका भी आसान है, बस आपको ये टेबल आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला लेक्चर है बूलियन ऑपरेटर्स का। बूलियन ऑपरेटर्स क्या हैं, हमने पीछे जब गूगल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी बूलियन ऑपरेटर्स का नाम आया था, और मैंने कहा था कि इसका आगे लेक्चर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी। जिस तरीके से अब मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर को ज़ुबान तो सिर्फ 0 और 1 की समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। अब मैंने 0 और 1 से ही सारे प्रोसेस करने हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन भी इसी के साथ करनी है, हमें ऑडियो वीडियो हर चीज़ इसी के साथ सेव करनी है। तो इसी तरीके से कुछ कैलकुलेशन करने के लिए तो क्या किया गया कि एक जो बंदा था, मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज बूल, उसने क्या किया, कुछ बूलियन ऑपरेशंस बनाए। उसने कहा कि 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। ठीक है, यानी उसने इस तरीके से ऑपरेटर्स बनाए। उसने कहा कि 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू, और इसी हिसाब से उसने कुछ बूलियन ऑपरेटर्स बनाए जिनको बूलियन ऑपरेशंस भी कहा जाता है। और इनको बूलियन ऑपरेटर्स इसलिए कहा गया क्योंकि इस बंदे के नाम पे इसका नाम रखा गया था, जॉर्ज बूल उसका नाम था, और बूलियन ऑपरेटर्स का नाम रख दिया गया। अब इसने ऑपरेटर बनाए थे 4, एंड, और, एक्सक्लूसिव और यानी कि XOR, एक्सक्लूसिव और नॉट। इसने 4 ऑपरेटर बनाए और चारों का एक अलग ही फंक्शन है। ठीक है, यानी कि जो भी इनमें से यूज़ होगा फिर वो एक अलग तरीके से कैलकुलेशन करेगा। अब इनमें सबसे पहला जो एंड है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। एंड क्या करता है, एंड को 2 इनपुट्स दी जाती हैं तब ये आउटपुट देता है। ठीक है, तो एंड का जो सिंबल है वो ये है, ये देखें डी की तरह सिंबल बना हुआ है, ये नीचे टेबल में आप देख सकते हैं कि डी की तरह इसका सिंबल है। इसको 2 इनपुट्स दी जाती हैं तब ये आपको आउटपुट देता है। अब ये रिएक्शन किस तरीके से करता है कि जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी, दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो इसकी आउटपुट 1 होगी। अदरवाइज आप एक 0 दो, एक 1 दो, या फिर दोनों 0 दो, इसकी आउटपुट 0 रहेगी। सिर्फ एक सूरत में ये आपको आउटपुट 1 देगा, जब आपको इसको दोनों इनपुट 1 दे रहे हो। ठीक है, ये इसका ऑपरेटर का तरीका है, ये इस तरीके से ऑपरेट होता है। जो और का ऑपरेशन है वो क्या करता है कि और का पहले सिंबल आप देख लें, जिस तरह तीर कमान होता है ना, तो कमान वाली शक्ल है इसकी थोड़ी सी। इसको भी 2 इनपुट्स दी जाती हैं तब ये आपको आउटपुट देता है। और इसका तरीका क्या है कि इसको ये सिर्फ तब आपको 0 आउटपुट देगा जब इसकी दोनों इनपुट्स 0 होंगी। अदरवाइज आपको ये 1 ही देगा, चाहे आप एक 0 दें, एक 1 दें, या दोनों 1 दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसकी 0 तब आएगी जब इसकी दोनों इनपुट्स 0 होंगी। ठीक है, यानी कि समझ लें उल्टा है बिल्कुल एंड के। एंड तब 1 देता है जब उसकी दोनों इनपुट्स 1 होती हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। और इसके जब दोनों 1 होते हैं तब इसका जो है 1 जो है वो जब इसके दोनों 0 होते हैं तब 0 होते हैं, बाकी सारे 1 होते हैं। बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अगला है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और को भी 2 इनपुट्स दी जाती हैं तब ये आउटपुट देता है। लेकिन इसका फंक्शन क्या है कि जब जब इसकी इनपुट्स सेम होंगी तो ये 0 देगा, जब इसकी डिफरेंट होंगी तो ये 1 देगा। सेम अगर मतलब दोनों 0 है तब भी ये 0 देगा, दोनों 1 है तब भी ये 0 देगा। ठीक है, अगर डिफरेंट है, एक 0 एक
एक 1 है, पहले 0 है या बाद में 0 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ये आपको 1 आउटपुट देगा। और नॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है, नॉट ऑपरेटर ने हमेशा जो है वो उल्टा ही करना होता है, ठीक है। इसको एक इनपुट दी जाती है और ये एक ही आउटपुट देता है। 0 दोगे तो 1 आउटपुट देगा, 1 दोगे तो 0 आउटपुट दे देगा। और दोनों के सिंबल्स भी ये देख लीजिए, नॉट का ये ट्रायंगल और उसका एक छोटा सा जो है वो सर्कल बना हुआ है, और एक्सक्लूसिव आर का जो है वो बिल्कुल उसकी तरह ही है, और की तरह ही है, लेकिन उसके आगे क्या है, एक लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगानी है आपने। ये इसके सिंबल्स भी याद रखने, और ये सिंबल्स को इनका गेट कहा जाता है, यानी कि एंड गेट, नॉट गेट, ये इसके गेट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि गेट इनके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। ये आपने इसके गेट्स याद रखने हैं, क्योंकि जब आपके असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी तो उनमें ये चीज़ आएगी, आपको ये रिएक्शंस लिखने होंगे, ठीक है, कि किसके लिए, कि कौन किस तरीके से ऑपरेट करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, वो ये है कि इन्होंने ए के साथ इतनी बड़ी रकम दे दी, बी की भी दे दी। अब इन्होंने कहा, यानी कि दो आपके पास इनपुट्स हैं, अगर आप राइट हैंड से शुरू करें तो सबसे पहले दो इनपुट्स, ए की क्या है 0 है, बी की क्या है 1 है। अगर इस पर एंड ऑपरेटर लगाया जाए तो 0 और 1 इनपुट दी जाए तो एंड क्या करता है, एंड के पास 0 और 1 दिया जाए तो वो 0 देता है, क्योंकि उसने 1 तभी देना है जब उसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी। लेकिन अगर इसी पे अगर हम और लगाएं तो और क्या करता है, 0 और 1 दें तो वो 1 देता है। क्यों, उसने 0 सिर्फ तभी देना है जब उसकी दोनों इनपुट्स 0 होंगी, ठीक है। इसी तरह एक्सक्लूसिव आर का है, तो एक्सक्लूसिव आर जब उसकी डिफरेंट हो तो वो 1 देता है, जब सिमिलर हो तो वो 0 देता है। और नॉट क्या है कि वो एक इनपुट पे काम करता है, ठीक है, एक इनपुट, यानी सिर्फ पहले ए पे करेगा फिर सिर्फ बी पे करेगा। अगर 0 दे रहे हो तो 1 कर देगा, 1 दे रहे हो तो 0 कर देगा। सिंपली ये आप प्रैक्टिस खुद भी कॉपी पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और जब आपके असाइनमेंट वगैरह में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटैम्प्ट भी कर सकेंगे। अगली चीज़ है हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या होती है, हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या होती है, ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने ये देखा कि कंप्यूटर को ज़ुबान तो सिर्फ 0 और 1 की समझ में आती है, और इसके बिट पैटर्न्स बनाए जाते हैं, 8 बिट्स के पैटर्न होते हैं, या इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े पैटर्न होते हैं। अब वो पैटर्न एक इंसान के लिए याद रखना बड़ी मुश्किल है, कि हर लफ्ज़ के लिए एक अलग पैटर्न होगा, ए का पैटर्न अलग है, बी का अलग है, हर डिजिट का अलग है। अब इतने सारे पैटर्न एक इंसान तो याद नहीं रख सकता, जैसी बात वो भी एक लफ्ज़ के। अब जैसे यहाँ पे एक पैटर्न लिखा हुआ है 10110101010011, अब ये याद रखना कितना मुश्किल है ना, एक इंसानी माइंड ये चीज़ याद नहीं रख सकती, क्योंकि ये सिमिलर चीज़ें हैं। और फिर आप सोचिए कि इस तरह के, चलो एक पैटर्न याद रखना हो तो फिर भी ठीक है, हर लफ्ज़ का अलग अलग पैटर्न इस तरीके से याद रखना हो तो बहुत मुश्किल है। तो ये मसला जब बना, इस मसले को डील करने के लिए क्या किया गया, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया हेक्साडेसिमल नोटेशन। इसका मकसद क्या था कि ऐसी, मतलब इस नोटेशन को, यानी कि ये 0-1 की जो लैंग्वेज है, इसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए कि इंसान के लिए उसको याद रखना आसान हो जाए, ठीक है। उसके लिए हेक्साडेसिमल नोटेशन, यानी कि 4 बिट्स की नोटेशन बनाई गई। 4 बिट्स की ये नोटेशन है, इसमें हमने जो है वो, मतलब एक तरफ बिट पैटर्न लिखा हुआ है, दूसरा तरफ हेक्साडेसिमल नोटेशन है। यानी कि अगर चारों 0 है तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। हमें सिर्फ 0 याद रखना है। 0001 है तो ये 1 के बराबर है, 0010 ये 2 के लिए है, 0011 ये 1 के लिए है, इसी तरह 0100 ये 4 के लिए। इसी तरीके से ये नोटेशन बनाई गई है, ठीक है। तो ये पूरा एक पैटर्न बनाया गया जहाँ जिसमें 9 तक गिनती है, और उसके बाद फिर ए से लेके एफ तक है, ठीक है। यानी ये पूरे 16 बिट्स की जो है ये बनाई गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 बिट्स का जो है ये पैटर्न बनाया गया। हेक्साडेसिमल नोटेशन का मकसद क्या था कि हम ये चीज़ें याद रख सकें इजीली, क्योंकि पैटर्न याद रखना मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ बनाएगी। अब ये टेबल हमें याद करना है, ये टेबल हमें याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में आता है। आपके पास बिट पैटर्न दिया गया होता है और उसको कहा जाता है कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करें, या फिर हेक्साडेसिमल नोटेशन आपको दी गई होगी और आपको उसको बिट पैटर्न में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसको याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इस बिट पैटर्न को देखें गौर से, तो इसकी आप जो है वो लेफ्ट साइड पे देखें। लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ देखिएगा कि 8 बार 0 लिखा हुआ है, फिर 8 बार 1 लिखा हुआ है। फिर अगली लाइन में दूसरी में 4 बार 0 है, फिर 4 बार 1 है, फिर 4 बार 0 है, फिर 4 बार 1 है। तीसरी लाइन में 2 बार 0 है, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, इसी तरतीब से लिखा हुआ है। और चौथी लाइन में 1 बार 0, 1 बार 1, यानी इस तरीके से आप पूरा पैटर्न जो है ये याद लिख लेंगे। दूसरी तरफ आपने क्या देखना कि 0 से लेकर 9 तक गिनती और ए से लेकर एफ तक ABC लिखी हुई है। यानी कि आपको इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास रफ पेज वहाँ पे मौजूद होगा, वहाँ पे इसी तरतीब से आप इसको लिख लेंगे एक तरफ, और फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से हल करते हैं वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। वहाँ पर पैटर्न आपके पास कुछ इस सूरत में आएगा कि जैसे ये इतनी बड़ी रकम लिखी हुई है 1110 आगे 4 बार 0, यानी इतनी लंबी आपको रकम दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको कन्वर्ट कर दें हेक्साडेसिमल नोटेशन में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है
है कि राइट हैंड से शुरू करना है और इसके चार चार लफ्ज़ अलग करते जाना है। जैसे इन्होंने नीचे टेबल सा बनाया और इसमें अलग कर दिए, चार चार करके अलग कर लेने हैं और फिर उन चार में से हर एक को देखते जाना है। जैसे सबसे पहला क्या है कि 0 3 1 अब इस टेबल में किसके लिए यूज़ होता है? 7 के लिए, तो यानी कि इसका क्या मतलब है? 7। अगला क्या है? 0 0 1 किसके लिए यूज़ होता है? 1 के लिए। इसी तरह अगला क्या है? 0 1 0 1 किसके लिए यूज़ होता है? 5 के लिए। अगला भी यही है, वो 5 के लिए। 1 0 किसके लिए यूज़ होता है? 8 के लिए। और 1 किसके लिए यूज़ होता है? ई के लिए। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर लेना और ये सिंपली आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बस इस तरीके से आपने करना होता है। इसी तरीके से अगर इसका ऑपोजिट क्वेश्चन आपके पास आ जाए, यानी कि आपको हेक्साडेसिमल नोटेशन दी गई है और आपने इसको बाइनरी में करना है, तब भी आप क्या करेंगे? सिंपली ये टेबल आप अपने सामने अपने रफ पेज पे लिख लेंगे और आप देखना शुरू करेंगे। 7 है तो 7 के लिए टेबल में क्या है? 4 वो डिजिट्स जो है वो आप अपने पास लिख लेंगे। उसके बाद 1 है, 1 के लिए उधर क्या डिजिट्स हैं वो आप लिख लेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि लफ्ज़ 0 भी अगर आ गया तो 0 के लिए जब बाइनरी में जाएंगे तो 4 0 इस्तेमाल होते हैं, तो अपने 4 0 ही लिखने हैं। ठीक है, ये याद रखना है और इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे तो उन्होंने एक क्वेश्चन करके दिखाया हुआ, आप खुद से कोई भी रकम बनाएं, लंबी सी रकम लिखें और उसको फिर खुद कन्वर्ट करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो है वो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। आगे है स्टोरिंग अ बिट, कि किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक बिट स्टोर होती है। हमने ये तो देख लिया कि बिट्स किस सूरत में जो है चीज़ें स्टोर होती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर बिट्स के सूरत में जो स्टोर करने के लिए जो सर्किट मौजूद होता है उसको कहते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, जो सर्किट मौजूद होता है वो कुछ इस शक्ल में होता है कि उसके अंदर ये गेट्स बने हुए होते हैं, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट, इनसे गुजरना होता है आपकी बिट्स को, तब जाके वो स्टोर होती है। नॉट गेट से गुजरेगा तो नॉट अपना रिएक्शन देगा, क्योंकि नॉट ने तो हर बिट को जो है वो यानी कि आपकी इनपुट को और जो है वो गलत करना होता है। आप 0 दे रहे हो तो उसको 1 करना होगा, 1 दे रहे हो तो 0 करना होगा। इसी तरह हर गेट अपना रिएक्शन दिखाएगा और उसके बाद जाके आपकी बिट स्टोर होगी। ठीक है, इस सारे से गुजरेगी और जहाँ इससे गुजरने के बाद जहाँ पे जाके स्टोर होगी उसे क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। अब हम मेन मेमोरी के बारे में यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं कि मेन मेमोरी के अंदर सेल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, यूनिट सेल्स बने होते हैं और हर सेल के अंदर जो है वो 8 बिट्स स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, जो घरेलू छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, उनके अंदर जो है वो हज़ार सैकड़ों सेल होते हैं, लेकिन बड़े कंप्यूटर्स वगैरह उनमें अंदर बिलियंस के हिसाब से उनकी मेमोरी के अंदर सेल होते हैं। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिट्स की देखी जाए तो जिस तरह हमारे मैथ्स का रूल होता है कि हमारे जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि अगर आप 1000 कह रहे हैं तो 1000 में जो 1 है लेफ्ट साइड पे वो सबसे बड़ा रकम है। ठीक है, और जो राइट साइड का सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है। इसी तरीके से इसमें भी है, तो सारे 0 1 0 1 ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? जो आपके राइट साइड पे होती है, और उसमें लोअर कौन सी होती है? जो आपके जो है वो जो लेफ्ट साइड पे वो सबसे बड़ी है, जो राइट साइड पे वो सबसे छोटी होगी। अब मेमोरी के अंदर सेल्स बने होते हैं, हर सेल का एक अपना नाम होता है जो उसका एड्रेस कहलाता है। यहाँ पे पिक में ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखें, ये समझ लें एक पूरी मेन मेमोरी है और मेमोरी के अंदर ये सेल्स बने हुए हैं। सेल एक बना हुआ है, दूसरा तीसरा, और हर सेल के अंदर देखें 8 बिट्स स्टोर हुए हैं, यानी एक सेल के अंदर 8 बिट्स यानी एक लफ्ज़ स्टोर हो सकता है। ठीक है, और हर सेल का ये बाहर एड्रेस भी लिखा हुआ है, सेल 0, सेल 1, सेल 2, सेल 3, यानी इस तरीके से सेल्स बने होते हैं मेमोरी के अंदर। अब मेन मेमोरी का यहाँ पे कुछ आप मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे कि मेन मेमोरी का नाम क्या है। एक होती है मेन मेमोरी रैम, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको सेल 7 से कोई चीज़ चाहिए तो आपको ये नहीं है कि पहले सेल 1 2 3 से गुजरना पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्टली सेल 7 से वो अपनी जो भी चीज़ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल सकते हैं, यानी कि रैंडमली आप किसी भी सेल तक एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, यानी किसी तरतीब की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद रैम की ही एक जो प्रोग्रेसिव फॉर्म है डी रैम, जिसको डायनामिक रैम भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं? जो आपकी बिट्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की सूरत में, यानी कि और भी छोटे स्टोर होती हैं और ये जल्दी रिफ्रेश हो सकती है, स्पीड इसकी तेज़ हो जाती है। उसके बाद क्या आई एस डी रैम आ गई, जिसको सिंक्रोनस डी रैम कहा जाता है। इसमें भी एडिशनल टेक्निक्स हैं, डी रैम की तरह ही है, बाकी इसमें थोड़ी एडिशनल टेक्निक्स किस लिए यूज़ की गई कि डिक्रीज़ किया जाए टाइम का, कि जल्दी से जल्दी हमें मेमोरी सेल से जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कंटेंट चाहिए वो जल्दी रिट्रीव किया जा सके, यानी जल्दी हासिल किया जा सके, हमें देर ना लगे। तो मज़ीद टेक्निक्स यूज़ की गई और इसको नाम क्या दिया गया? एस डी रैम का। तो ये मेमोरी की जो है 3 फॉर्म्स हैं और तीनों आपको याद करनी है, यानी इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगला है मैस स्टोरेज। मैस स्टोरेज क्या होती है कि अब हमने मेन मेमोरी तो पढ़ लिया, लेकिन कंप्यूटर की मेन मेमोरी का मसला ये होता है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर आप जब तक कंप्यूटर ऑन है उसमें आप कोई भी काम कर सकते हो, आपने कोई कैलकुलेशन किया वो आपको आउटपुट भी देगी, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है, उसके अंदर सेव नहीं रह सकता मेन मेमोरी के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर
अंदर डाटा को सेव करने के लिए और कंप्यूटर की क्योंकि मेन मेमोरी का साइज़ भी लिमिटेड होता है, कुछ ही सेल्स होंगे उसके अंदर, तो इसके लिए क्या किया गया कि कुछ सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम यूज़ किया गया ताकि आपका डाटा अगर आपको बाद में भी वही चीज़ ज़रूरत है, जो भी आपने चीज़ इस्तेमाल की है, एक बार कोई भी आपने डाटा एक बार यूज़ किया या कैलकुलेशन की है, उसकी आपको बाद में भी ज़रूरत है हिसाब किताब की, तो वो स्टोर रह सके। तो उसके लिए क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई, सेकेंडरी स्टोरेज या मैस स्टोरेज। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो मैग्नेटिक सिस्टम्स हैं, कुछ हैं जो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं। मैग्नेटिक सिस्टम में मैग्नेटिक डिस्क वगैरह होंगी जो कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होती हैं, यानी सेकेंडरी स्टोरेज है लेकिन कंप्यूटर के अंदर ही फिट होती है। लेकिन ऑप्टिकल सिस्टम्स क्या होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं होते, अलग, जैसे कि सीडीज़ हो गई, डीवीडीज़ हो गई, मैग्नेटिक टेप्स हो गई, फ्लैश ड्राइव्स हो गई या फिर मेमोरी कार्ड्स वगैरह। ये क्या होते हैं कंप्यूटर के साथ ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ठीक है। इनके अंदर भी चीज़ें आप सेव करके अलग रख सकते हैं, जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे ये डिलीट नहीं होंगे। तो इस आज के लेक्चर में हम किसको पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सिस्टम को पढ़ेंगे जो कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल डिवाइस है, जैसे कि देखें रीड राइट, मतलब इसमें क्या है कि स्पिनिंग डिस्क होती है, मैग्नेटिक कॉर्ड होती है इसके ऊपर जिसके अंदर डाटा मौजूद होता है, एक रीड राइट हेड होता है जो ऊपर भी होता है नीचे भी, और उसने घूमना है, इस मैग्नेटिक डिस्क को घूमेगी और उसके अंदर जो डाटा मौजूद है, और ये जो रीड राइट हेड है जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है एक पिन के टाइप, ठीक है, ये उस डाटा तक जो आपको चाहिए उस तक पहुँचेगा, उसको एक्सेस करेगा और उसके बाद जो है वो डाटा आप तक पहुँचाएगा। यानी इस तरीके से ये डिस्क मूव करती है और जिस सेक्टर में भी आपको जो डाटा चाहिए वो मौजूद होगा, जब उस तक ये पहुँचेगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होती हैं, हर ट्रैक के अंदर कुछ सेक्टर्स बने होते हैं। ये देखें इसके ट्रैक कितने बने हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने जो दिखाए हुए हैं ये 4 ट्रैक्स बने हुए हैं, हर ट्रैक के अंदर कुछ सेक्टर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पीसेस बने हुए हैं, ठीक है। तो हर ट्रैक जो हर सेक्टर है उसके अंदर तकरीबन 512 बाइट्स यानी तकरीबन चंद केबीस जो हैं वो सेव हो सकते हैं, ठीक है। और हर ट्रैक के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। अब सीक टाइम यानी कि एक रीड राइट हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा आपको चाहिए किसी भी ट्रैक से, अब जो रीड राइट हेड मूव कर रहा है उस ट्रैक तक पहुंचने में और उस इन्फॉर्मेशन को निकालने में जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं रोटेशन डिले। और सीक टाइम और रोटेशन डिले का जो मुकम्मल मिला के दोनों का टाइम बनता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। और ट्रांसफ़र रेट वो टाइम होता है जो किसी भी डाटा से जो है वो ट्रांसफ़र करते, एक डाटा से दूसरे मतलब कंप्यूटर से आपने किसी और चीज़ में या किसी भी फ्लैश ड्राइव में जब डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें जितना टाइम लगता है वो ट्रांसफ़र रेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ तारीफ़ें थी इसके मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, ये आपने याद रखनी है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।